केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के अलावा इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि उनकी सरकार का समग्र जोर किन चीजों पर है, क्योंकि सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल और केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सरकार के मंत्री देश भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों के बीच जाने को तैयार हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक आमतौर पर कुछ महीनों के अंतराल पर होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की तरह मंत्रिपरिषद की बैठक की कोई निश्चित समय सीमा या तारीख तय नहीं होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक की एक और खासियत है कि इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। बैठक में शीर्ष नौकरशाहों की मौजूदगी भी होती है, जिसमें प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जाती है। और पाकिस्तान का एक और कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने खुद ये माना है कि भारत जितना बता रहा है, हकीकत में उसने उससे कहीं ज्यादा पिटाई की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी और 11 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने इंटरनल डोजियर में जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के डोजियर में खुलासा किया गया है कि भारतीय सेना ने बताई गई जगहों से ज्यादा लोकेशन पर हमले किए। इस डोजियर में नक्शे के साथ साथ उन जगहों के नाम भी हैं जहां भारतीय सेना ने हमला किया। पाकिस्तान के डोजियर में दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने पेशावर, झांग, सिंध, पंजाब की गुजरात, गुजरावाला, बहावलनगर, अटक और छोर पर हमले किए। डोजियर में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान में 8 और जगहों को टारगेट किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों की जानकारी दुनिया को नहीं। पाकिस्तान ने माना है कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में भारत की ओर से दागी गई मिसाइलों की भी जानकारी दी है और पाकिस्तान के मुताबिक झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ने वाली डीगा और खरियन में भारत ने मिसाइलें दागी। इसके अलावा भारत ने नूर खान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। वहीं लाहौर, पेशावर, कराची में भारत ने ड्रोन हमले किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि ट्रंप के कहने पर ही पीएम मोदी ने सीज फायर किया। राहुल गांधी भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने जोरदार हमला बोला। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल ने कुछ और ऐसी बातें कही जो बीजेपी को चुभ सकती हैं। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। राहुल गांधी ने सरेंडर वाली चिट्ठी का जिक्र कर किसका जिक्र किया, इसे समझने वाले आसानी से समझ गए। तो साथ ही राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और बताया कि जब 1971 में युद्ध के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया था तो इंदिरा गांधी ने किसी की भी नहीं सुनी। सीज फायर का जिक्र करते हुए राहुल ने पहले पीएम मोदी का जिक्र किया और फिर बात को 1971 तक ले गए। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी ने ये तमाम नेताओं का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस सरेंडर करने वालों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि सरेंडर शब्द कांग्रेस को ही शोभा देता है। राहुल गांधी ने कहा है कि सीज फायर का फैसला लेकर पीएम ने सरेंडर कर दिया। भोपाल में दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर शब्द कांग्रेस को ही शोभा देता है। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता। यह था आतंकवाद से सरेंडर। 93,000 फौजी हमारे पास थे। उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आजादी के समय 1/3 देश सरेंडर। बीजेपी यही नहीं रुकी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है और इसके लिए 16 विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने की गुजारिश की। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस मुहिम में एनसीपी शरद पवार जो है वो शामिल नहीं है। विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष की तरफ से 5 पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, उद्धव, शिवसेना से संजय राउत और आरजेडी से मनोज झा शामिल हुए। लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि जिस तरह से सीज फायर हुआ उससे ऐसा लगता है कि जैसे भारत ने दबाव में ये कदम उठाया। ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए भी हमें ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की इस मुहिम से एनसीपी शरद पवार गुट ने दूरी बनाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिंदूर का मजाक बना रही है। भगवंत मान के विवादित बयान पर बीजेपी ने अब जोरदार पलटवार किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इसे मजाक बनाकर रख दिया। संदूर का जेड़ा मजाक उड्या वो नहीं देखा भी, मतलब असि संदूर भी भेजांगे हर घर च, थोड़े घरे आऊगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देगा भी हाल है मोदी दे नाम दा संदूर लगा। एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। भगवंत मान के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भगवंत मान पर सीधा हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री जी राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे और राजनीति में भी कॉमेडी करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। भाई ये सेंटर में अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उसने अगर पाकिस्तान को धूल चटा दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कैश कांड में फंसे हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे ही मामले को लेकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। दिल्ली में उस वक्त सियासी गहमागहमी बढ़ गई जब जेपी नड्डा और अमित शाह पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने पर चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और संसद के मानसून सत्र में सरकार महाअभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है। सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सरकार की तरफ से विपक्ष को भी साथ लाने की कवायद चल रही है। इस मामले में केंद्र के कई मंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले सीजेआई इस मामले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक सीजीआई ने जो जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है, उसमें भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति के दौरान जस्टिस वर्मा के घर जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने उन्हें दोषी ठहराया था। राहुल गांधी अब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 2 तरह के घोड़ों का उदाहरण देते आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने तीसरे तरह के घोड़े का उदाहरण दे दिया है और इस बयान ने अब कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भोपाल में पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल ने 3 घोड़ों का उदाहरण दिया। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अब लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का वक्त आ गया है। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। सीमांचल में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को प्रस्ताव भेजा है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आरजेडी को तगड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है। एआईएमआईएम ने गठबंधन के लिए आरजेडी को प्रस्ताव भेज दिया है। तो हमने खुले मन से कह दिया है कि भाई इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं एमआईएम साथ आए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर आरजेडी ने कहा है कि किसी भी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला शीर्ष नेता करेंगे। और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, बाकी नेतृत्व तय करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब गठबंधन के प्रस्ताव पर जेडीयू निशाना साध रही है। ओवैसी साहब, जब आप बिहार आए थे तो आपने कहा था कि 4 का बदला 24 से लेंगे। वहीं बिहार में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पटना में इलाज के दौरान मौत पर सियासी घमासान जारी है। पटना में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हर बात पे लालू जी हमको गाली देते हो कि आपने 20 साल में क्या किया। भ्रष्टाचार की बात कीजिए, सब लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, खेला कर रहे हैं भाई। इलाज में लापरवाही से बच्ची की मौत के 4 दिन बाद सरकार जागी है और उसने एक्शन लिया है कि वहाँ की सुप्रिटेंडेंट के द्वारा लापरवाही किया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको निलंबित करने का काम किया गया। साथ ही साथ जो पटना पीएमसीएच में जो प्रभारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, उनको भी वहाँ से मुक्त करने का काम किया गया। रेप पीड़िता की मौत पर बिहार से स्वास्थ्य मंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है और न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सजा दिलाई जाएगी कानूनी। पटना में खान सर ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में खान सर की पत्नी लाल जोड़े में घूंघट के साथ नजर आई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो घमासान शुरू हो गया। और अब बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू हम करवा दें। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पर्दाफाश की जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका में बिलावल भुट्टो की बेइज्जती हुई है। पत्रकार ने बिलावल के दावों की पोल वहां पर खोली। यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक का पर्दाफाश किया गया। भारत मुस्लिमों को बदनाम कर रहा, बिलावल भुट्टो की ओर से बात कही गई। अमेरिका में पत्रकार ने बिलावल का दावा गलत ठहराया।
बिलावल भुट्टो की एक गजब की बेइज्जती हुई है। अमेरिका में पत्रकार ने बिलावल का दावा गलत ठहराया है। पत्रकार ने बिलावल के दावों की पोल खोलकर रख दी। यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा बिलावल की तरफ से किया गया था और वहां के पत्रकार ने बिलावल की पोल खोलकर रख दी। Cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool to demonize the Muslims within your own country, a political tool to demonize the Muslims in Kashmir. The statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के आरा में सरेआम फायरिंग हुई और 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना आरा जिले की है। इतनी बड़ी वारदात के पीछे वजह क्या थी, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। ये चीख पुकार, ये रोना धोना, ये मातम उस गोलीबारी के बाद मचा। रोते बिलखते ये उन लोगों के घर वाले हैं जो सरेआम फायरिंग में मारे गए। वारदात आरा जिले के रत्नागढ़ गांव की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम गांव में एक दुकान के पास चंदन कुमार सिंह और मोहम्मद सोनू नाम के 2 युवक खड़े थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों ओर से हथियार निकल आए और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 युवकों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। अभी तक जो अनुसंधान जो प्रारंभिक निकल कर आया है कि आपसी विवाद में ही दोनों ओर से गोली चली है, उसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। विवाद किस बात को लेकर हुआ, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर वजह कुछ और थी, पुलिस अब ये जानने में और फायरिंग में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां बड़वानी जिले के कई गांवों में एक रहस्यमयी जानवर ने आतंक मचा रखा है। उसके काटने से एक एक करके लोग दम तोड़ रहे हैं और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18 जख्मी लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बड़वानी के राजपुर के कई गांवों में मौत का मातम और खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है और उसकी वजह है एक जानवर जो रात के अंधेरे में आता है, घर के बाहर लेटे हुए बैठे हुए लोगों को अकेला पाकर हमला करता है, काट कर जख्मी कर देता है। हमारी मम्मी बाहर सोई हुई थी, कहीं जंगली जानवर आया, उसने काट लिया। राजपुर ले गए थे, राजपुर से वापस लाए, उनकी तबीयत फिर दिन दिन खराब होने लगी। उसके बाद बड़वानी ले गए, बड़वानी इलाज चला, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। राजपुर तहसील के तलवाड़ा, मेड़ी माता, सोलियापुर, लिम्बई, ओझर, काकरिया, दवाना, सनगांव समेत कई गांवों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इन गांवों में 5 मई की रात घर के बाहर सो रहे ग्रामीणों पर एक अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया। हमले में 24 लोग घायल हो गए, उनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है। दहशत से भरे ग्रामीणों में वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ काफी गुस्सा है, लापरवाही बरतने और ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगा रही है। बात आईपीएल की कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को रौंद कर अपने करोड़ों चाहने वालों को सबसे बड़ी सौगात दी है। आईपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने पंजाब की टीम को 6 रन से हराकर पहली बार ट्रॉफी को अपने नाम किया है। ये जोरदार जश्न 18 साल के विराट इंतजार के खत्म होने का है। यह आतिशबाजी 18 साल का खिताबी सूखा खत्म होने की खुशी है। झूमते नाचते ये वो फैंस हैं जो 18 साल से आरसीबी की आईपीएल चैंपियन बनने का सपना देख रहे थे और ये सपना कल रात पूरा हुआ। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर कार्ड पर 190 रन लगाए। विराट के 43 रन के अलावा रजत पाटीदार ने 26 रन, लियम लिविंगस्टन ने 25 रन और जीतेश शर्मा ने 24 रन की पारी खेली। पंजाब के सामने फाइनल में 191 रन का लक्ष्य था, लेकिन 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा करते ही बेंगलुरु जश्न में डूब गया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगा मानो दीपावली हो। बेंगलुरु के कोने कोने में, हर गली हर मोहल्ले में जमकर आतिशबाजी की गई।
भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या ने पंजाब के 2-2 विकेट लिए और फाइनल की जीत में अहम योगदान निभाया।